आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल जो है पास हो चुका है और उसको लेकर हमारे साथ मुस्लिम हित रक्षक समिति के आसिफ शेख मौजूद है इस मौजू पे बात करने के लिए। क्या कुछ जो है फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात है। मुस्लिम समाज जो है इस बिल को लेकर डरा हुआ है, सड़कों पर है या फिर इस मामले को लेकर सरकार में इस रजूआत को रखने वाला है। सीधा हम आसिफ शेख से बात करते हैं कि कैसे देखते हैं, क्योंकि आज जो है पूरी तैयारी में हैं। काफ़ी सारे सवाल हैं हमारे पास, आसिफ शेख के पास काफ़ी सारे इसके जवाबात हैं और ये इसीलिए ही जो है इसकी चर्चा करनी पड़ रही है कि जो लोग इससे जो है वाकिफ़ नहीं है, यूसीसी क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड से नुकसान क्या है, उन तमाम मुद्दों पर आज जो है आसिफ शेख से पूरी जानकारी लेंगे और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इसका नुकसान क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं। कैसे देखते हो कि इस बिल के क्या नुकसान हैं और किस तरह से इस बिल को मुस्लिम हित रक्षक समिति देखता है या बाकी समाज मुस्लिम देख रहा है? तो ये सरकार जो कानून लाना चाहती है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उसके पीछे सरकार का मकसद ये है कि पूरी दुनिया में एक मुसलमान कौम ही ऐसी है जो अपने मज़हब पर चलने की बात करती है। बाकी जितनी भी और कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने मॉडर्न सिस्टम जो है, लीगल सिस्टम, उसको अपना लिया है। वो अपने मज़हब की दलील नहीं देते। तो कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह मुसलमानों को इस्लाम से दूर किया जाए। इसलिए जो हिंदू कोड बिल है, यानी ऑलरेडी 80% से ज़्यादा लोग जो है हिंदू कोड बिल को मानते ही हैं आज भारत में, उसी हिंदू कोड बिल को मुसलमानों पर अप्लाई करने की एक जबरन जिद है कि हम किसी तरह मुसलमानों को इस्लाम से दूर रखेंगे और उनको हमारे हिंदू कोड बिल पर चलने पर मजबूर करेंगे। ये असल मकसद है। तो इस बिल को तो उत्तराखंड में भी रखा गया है, वहाँ भी जो है समाज के लोग कुछ आए थे बाहर, लेकिन अब उस बिल को लेकर जो मुस्लिम आगेवान है वो कोर्ट में गए हैं। गुजरात में क्या कुछ ऐसा होने वाला है? हाँ, गुजरात में भी ये जो है बहुत सारे मुस्लिम दीनी तंजीमें हैं, वो कोर्ट में जाएगी और मतलब हाई कोर्ट में भी जाएंगे और मसला सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। और ख़ुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो भी उत्तराखंड में इसको फाइट दे रहा है। और यहाँ पर भी गुजरात में भी जब भी ऐसा मसला आएगा तो गुजरात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरी तंजीमें हैं वो ज़रूर हाई कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे। तो फिर ये तो साफ हो रहा है कि जब जब चुनाव आते हैं तो ऐसे बिलों को लाया जाता है ताकि जो एक तबके का वोट है उसको सेव किया जाए। अब आप इस बिल को लेकर या मुस्लिम हित रक्षक है या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, कोर्ट में जाएंगे, वक्त लग जाएगा और कोर्ट में गए तो इस बिल पर स्टे होगा जब तक, तो इस बिल को मान्य नहीं रखेंगे जब कोर्ट में जाएंगे। ये बात तो सही है कि कोर्ट जैसे ही अमल शुरू हो जाएगा तो मुसलमानों के लिए परेशानियां शुरू हो जाएगी, लेकिन लीगल होने में तो समय लगेगा जी। चुनाव निकल जाएंगे तो चुनावी फंडा भी कह सकते हैं इसे। नहीं, चुनावी फंडा तो ज़रूर है, क्योंकि वो तो बहुत पहले से ही बीजेपी की पॉलिसी में है कि हम यूसीसी कभी ना कभी लाएंगे। लेकिन उसमें ताज्जुब की बात है कि कभी भी ऐसे जो लॉज होते हैं वो नेशनल लेवल पर ले जाते हैं, स्टेट लेवल पर नहीं लाते हैं, क्योंकि खुद सरकार को इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। उनको डर है कि शायद खुद हिंदू कम्युनिटी में से काफ़ी लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, इसलिए सरकार इस तरह से मतलब एक बार एक स्टेट पे चलना चाहती। सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो आदिवासी है वो 14% है, बराबर 14% 15% है गुजरात में। अब इतनी बड़ी तादाद को अलग क्यों रखा जा रहा है? इसलिए अलग रखा जा रहा है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये हमारी वोट बैंक है। तो क्योंकि आदिवासियों में एक से ज़्यादा शादी करना आम है, विरासत में उनके अपने धार्मिक परंपरा, उनकी बरसों से जो परंपराएं आ रही है उसको फॉलो करते हैं। तो उस वोट बैंक को तो खुश रखने के लिए उनको बाहर कर दिया है। बहुत सारे ओबीसीज वगैरह को कहा गया आप परंपरा के हिसाब से चल सकते हैं, उसके प्रावधान किए गए हैं। और लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि हम भी अपनी धर्म के हिसाब से अलग चलना चाहते हैं, उनको सरकार आज़ादी नहीं देना चाहती, बल्कि उनको जबरन उनके मजहब से दूर रहकर वो इस पर अमल करवाना चाहती है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर मुसलमानों को उनके मजहब से दूर रखेंगे तो उनकी अपनी जो वोट बैंक है, जो हिंदू वोट बैंक या मेजोरिटी वोट बैंक कहते हैं, वो खुश होगी। तो असल तो वोट बैंक का ही खेल है। एक वोट बैंक को खुश रखने के लिए आदिवासियों को अलग रखा गया है और एक मेजोरिटी जो कम्युनिटी है उसको इसलिए खुश रखा जा रहा है कि देखो हम पर्टिकुलर खास मुसलमानों को उनके धर्म से दूर रख रहे हैं। और ये भी तो सत्य है कि सेकंड लास्ट मेजोरिटी में तो मुस्लिम समुदाय आता है, जो सबसे बड़ी मेजोरिटी आदिवासी से अगर ज़्यादा गिनी जाए तो। जी, बात सही है। 9% गुजरात में मुस्लिम बस्ती है और पूरे इंडिया में करीबन 15% मुस्लिम बस्ती है। तो इतनी बड़ी मुस्लिम बस्ती को पर जबरन ये यूसीसी लाना
ये जो है बहुत ताजुब वाली बात है कि एक हिंदू कोड बिल थोप रहे हैं और इतनी तादाद में जो कम्युनिटी है उसको कहना अच्छा ठीक है आप अपने हिसाब से आदिवासी जी सकते हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शंस है। कैसे अब देखते हैं इस बिल पर, अब बात करेंगे कि क्या नुकसानात हैं इस बिल के अंदर, प्रावधान क्या रखे गए हैं। भाजपा सरकार कहती है कि हमने बहुत अभ्यास के बाद और जानकारों को और कमेटी बनाकर आवाम को पूछ कर ये बिल को रखा गया है। विधानसभा पे दलीलें दी गई है, लेकिन खुद ताज्जुब की बात यह है कि भाजपा सरकार ने खुद, बीजेपी सरकार ने सेंट्रल लेवल पर कोई भी बड़ा कानून आता है तो लॉ कमीशन को ये काम सौंपते हैं। तो 21वां लॉ कमीशन को ये बात सौंपी गई थी कि आप स्टडी करके बताएं कि भारत में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी को लाना मुनासिब है कि नहीं। तो 21वें लॉ कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दिया कि ये ज़रूरी भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है और मुनासिब भी नहीं है, ये कमेंट दिया। फिर 22वें लॉ कमीशन को ये काम सौंपा गया जिसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आया। क्यों नहीं आया मुझे मालूम है कि वो भी मुनासिब नहीं होगा। वो 23वां लॉ कमीशन की तारीख करीब आ गई। तो ये बात है कि जो सरकार कहती है कि भाई मुनासिब मतलब हमने पूछ कर किया है, बिल्कुल फालतू बात है, कोई तर्क दलील नहीं है इसमें। और रंजना देसाई की जो कमेटी बनाई गई थी लोगों के ओपिनियन लेने के लिए, सिर्फ वो दिखावा था। उसमें सब बीजेपी आरएसएस माइंड के लोग थे। जब मुसलमान प्रेजेंटेशन करने जाते थे तो सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ऐसे करते थे जैसे बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं। दूसरी बात यह है कि पूरे उसमें 10 लाख से ज़्यादा मुसलमानों ने जो ईमेल के जरिए, फ़ोन कॉल करके, मिस कॉल करके अपना प्रतिभाव दिया कि कानून नहीं आना चाहिए। मुसलमान, ये सब धार्मिक तंजीमें हैं, सब मुसलमान पॉलिटिकल लीडर्स हैं। उन्होंने जाकर जगह जगह पर सूरत, अहमदाबाद और दिल्ली में भी जाकर स्पेशल गुजरात मुस्लिम हित रक्षक समिति ने स्पेशल प्रेजेंटेशन किया है रंजना देसाई कमेटी के सामने, अच्छा खासा और बहुत दलीलों के साथ। हमारे एडवोकेट्स, हमारे मजहबी लीडर्स और हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स, सब ने बहुत ज़बरदस्त बात रखी है, उन्होंने सुना भी। लेकिन ऐसा लग रहा था सुनने से कि ये सिर्फ दिखावा है, आखिर में तो इसको लाना ही है, और वो वाकई वो आ गया। सरकार ये भी कह रही है कि इस कानून को लाने से देश मजबूत होगा। जी, जो ये दलील देते हैं वो उसके लिए एक मिसाल रखना चाहता हूँ कि अमेरिका, आप मानते हैं हम कि हम के सुपर पावर कंट्रीज़ है और उसमें 50 स्टेट है और 50 स्टेट में सब में अलग अलग कानून है। लेकिन आप मानते हैं कि दुनिया का सबसे मजबूत ताकतवर देश जो है, अगर वो कोई है तो वो अमेरिका है। दूसरी बात ये, घर में आप देख लीजिए, अगर हमारे घर में हमको हर सबको खाने पीने की छूट देते हैं, है ना, लेकिन किसी को अगर दाल चावल अच्छे लगते हैं तो हम कहते हैं ठीक है खा लो। कोई कह रहा है कि नहीं मुझे नॉनवेज खाना है तो अच्छा ठीक है, कोई को वेजिटेबल खाना है तो उसको छूट देते हैं। अगर आप जबरन सबको एक ही खाने की पाबंदी लगा दोगे तो परिवार सलामत नहीं रहेगा। तो अधिकार ये होता है कि हर एक को अपने खाने की छूट दी जाएगी, पर समानता जबरन थोपना कि आप सब एक सरकारी खाना खाओगे तो घर और परिवार बिखर जाएगा। ऐसे ही देश में है। देश में ये है कि भाई अगर आप जबरन थोप दोगे कानून और हर एक को अपने मजहब के हिसाब से पालन करने की छूट नहीं दोगे तो देश मजबूत नहीं होगा, देश कमज़ोर होगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्लामिक देश नहीं है तो यहाँ पर कानून जो होने चाहिए वो इस्लाम के लॉ के हिसाब से नहीं होने चाहिए। जी देखो, बात क्या है, जो लोग ऐसा कहते हैं कि मुसलमान सब इस्लामी कानून यहाँ भारत में लाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, भारत में सब क्रिमिनल लॉज हैं जितने भी हैं, वो सबके लिए एक हैं, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए एक है। ट्रैफिक के कानून एक है, एजुकेशन से लैंड महसूल के लगते जो कानून है वो भी सबके लिए एक है। मुसलमान ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं सब में हमको इस्लामी कानून आने चाहिए, कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है। दूसरी बात ये, ताज्जुब की बात ये है कि हिंदुस्तान में जो हिंदू अविभाज्य कुटुंब है ना, यानी इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मिलते हैं, HUF, उनको स्पेशल टैक्स में बेनिफिट दिए जाते। मुसलमानों ने कभी कोई किसी और समुदाय के लोगों ने डिमांड नहीं की कि ये हमको भी मिलने चाहिए। हालांकि बायस है, लेकिन फिर भी ये ऑलरेडी हमारे यहाँ टैक्स के लॉज में अवेलेबल है। मुसलमान इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून हमारा जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से अलग होना चाहिए, क्योंकि सबके भारत में मजहब अलग है। और जो पर्सनल लॉज होते हैं, पर्सनल लॉ में क्या चीज़ आती है, शादी, तलाक, विरासत, ये सिस्टम विरासत का कानून है। तो ये सब जो है वो मजहब से रिलेटेड है। तो क्योंकि सबके मजहब अलग हैं तो मजहब से रिलेटेड कानून अलग होने चाहिए, इतनी सी दलील है। और कलम भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है 25, 26, 29, ये हर एक भारत के सिटीजन को उसके मजहब के हिसाब से जीने की छूट देता है। अगर ये छूट देता है, उस पर अमल करने की, प्रचार करने की छूट देता है, तो फिर अमलन तौर पे ये छूट हमको मिलनी चाहिए। इतनी सिंपल सी दलील है कि जो आप भारत के बंधारण में को बेसिक राइट्स दिए गए हैं उसके हिसाब से हमारा पर्सनल लॉ पर अमल करने की छूट होनी चाहिए। और देश के विकास के लिए वैचारिक समानता होनी चाहिए, ये भी लोगों का मानना है, कहना है। तो ये कौन लोग हैं और क्या इनकी सोच है? ये तो अजीब गरीब बात है
एक तरफ कहते हैं कि देश में एकता लाने के लिए कानून समान होने चाहिए, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि भारत की महानता यही है कि विविधता में एकता है, यानी कि हमारे यहाँ सब अलग अलग मजहब के और ख्यालों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यही हमारी खूबी है। एक तरफ तो हम ये, तो दूसरी बात ये है कि कुछ लोग अगर जिद करते ही है कि नहीं समान एक कानून आना ही चाहिए, हालांकि बेहतर तो यही है कि सबके मजहब के हिसाब से अलग कानून हो। तो मुसलमान ये कह रहे हैं कि अगर आपकी बेवजह अगर दलील आप करते हो कि एक कानून होना चाहिए, उससे देश मजबूत होगा, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ सब पर लागू होगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नहीं डिमांड कर रहे हैं। लेकिन आपकी अगर ये जिद है कि सब कानून एक हो, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ वाकई सबके लिए अच्छा है, सब इंसानों के लिए, लेकिन हम डिमांड नहीं करते कि सब पर हो, लेकिन आप रखता हो तो वो करो, मुसलमानों के लिए कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात ये है कि देखो, समानता का मतलब ये नहीं होता कि प्रोफेसर और चपरासी की सैलरी एक हो जाए, सबको सैलरी होनी चाहिए, लेकिन हर एक की अपनी चॉइस के हिसाब से जीने की आज़ादी, अपने मजहब के हिसाब से जीने की आज़ादी होनी चाहिए। आप प्रोफेसर और चपरासी के सब सैलरी एक कर दो तो ये समानता नहीं है, ये उसके साथ भेदभाव है, ये बात। क्या कहेंगे कि ये चुनावी मुद्दा अगर है तो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां क्या मुस्लिम समाज के साथ खड़ी रहेगी? देखो, सवाल ये है कि चुनावी मुद्दा है, लेकिन अफसोस की बात मुझे ये लग रही है कि जो कांग्रेस पार्टी है उसको जैसा खुलकर विरोध करना चाहिए, और भी पार्टियों ने किया है पॉलिटिकल, लेकिन हम ये मानते हैं एज ए मुस्लिम समुदाय की हैसियत से कि जो सेक्युलर पार्टियां हैं वो भी जैसा विरोध करना चाहिए वैसा नहीं करती, और इस बात में हम ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियों को, क्योंकि ये जो कानून है जो हिंदुस्तान का सेक्युलर फ्रेमवर्क है उसके ख़िलाफ़ है और उसको कमज़ोर करने वाला है, तो सब सेक्युलर पार्टियों को खुलकर बयान देने चाहिए। सेक्युलर पार्टियों के सिर्फ मुस्लिम लीडर्स नहीं, सेक्युलर पार्टियों के जो हिंदू लीडर्स हैं उनको भी खुलकर बोलना चाहिए, और जो हिंदू बहुमती प्रजा है, समाज है, उनके सामने भी आर्गूमेंट के साथ ये बात रखनी चाहिए कि यूसीसी है वो देश की एकता के लिए नुकसान है, अच्छा नहीं है। सरकार क्यों आदिवासियों को क्यों अलग रखना चाहती है इसको? हाँ जी, हाँ, बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि यानी 15% जो कम्युनिटी है आदिवासियों की, वो तो उनकी वोट बैंक है, इसलिए सरकार उनको कहती है ठीक है आप अपने वो एक से ज़्यादा शादी भी कर सकते हैं, आप अपनी विरासत के कानून अपनी परंपराओं के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन वही डिमांड अगर मुसलमान करते हैं तो कहते हैं नहीं आपको हम छूट नहीं देंगे। वो जो डिमांड जो आदिवासी जो कर रहे हैं अपने परंपराओं से कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम अपने मजहब से करना चाहते हैं, एक से ज़्यादा शादी की छूट है तो सिर्फ छूट दीजिए, वो कंपलसरी नहीं है। इस्लाम में भी ये विरासत के कानून है या बहुपतित्व की छूट है या और भी जो है शादी ब्याह के रूल्स हैं वो अपने मजहब के हिसाब से करनी दी जाए, तो मुसलमानों पर तो जबरन हिंदू लॉज थोपना चाहते हैं, क्योंकि किसी वोट बैंक को उनको खुश करना है कि देखो हमने मुसलमानों को उनके मजहब से दूर रखा, और आदिवासियों के से नाराज़ नहीं होना है तो उनको जो है उससे जो है अलग रख रहे हैं। तो ये मतलब क्या है कि अजीब व गरीब कानून है। दूसरी बात, हमारी मुस्लिम औरतों ने कभी इस बात की डिमांड नहीं की कि ऐसा कोई कानून आना चाहिए, तो ये ट्रिपल तलाक की भी नहीं की थी, ट्रिपल तलाक की नहीं की, यानी ये सरकार अजीब व गरीब है। किसानों ने कभी जो डिमांड नहीं की तो किसानों के कानून आ जाते हैं, मुस्लिम औरतों ने कभी 3 तलाक के ऊपर कोई कानून की बात नहीं की तो ला दिया जाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि कॉमन सिविल कोड, हमारी औरतों ने कभी डिमांड नहीं की तो भी सरकार थोपना चाहती है औरतों के भलों के नाम से। और वाकई अगर मुस्लिम औरतों से बहुत हमदर्दी है तो मुसलमान औरतें भारत में 7% है, उनके लिए एजुकेशन में जॉब में आप रिजर्वेशन दे दीजिए, तब हम समझेंगे कि वाकई आप जो है हमारी मुस्लिम औरतों के हमदर्द हैं। ये भी कुछ लोग दलील दे रहे हैं कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से मुस्लिम महिला अपने आप को सेफ नहीं मानती थी, इस कानून में उनको कुछ जो है सेफ्टी मिलेगी, प्रावधान ज़्यादा मिलेंगे। देखिए, ऐसी बात है कि हम ये मानते हैं कि ये जो कानून है वो इस्लाम के लिहाज से इस्लाम तो मुसलमान तो उसको इस्लाम के हिसाब से फॉलो करना चाहते ही मुस्लिम पर्सनल लॉ को, लेकिन ये कानून सारे इंसानों के लिए बेहतर है। अगर सब भी इस पर अमल करें तो बेहतर है, लेकिन हमारी कभी ये डिमांड नहीं रही कि जो है आप जबरन जो है दूसरे मजहब के लोगों पर भी इस्लामी कानून थोपा जाए। यहाँ तक कि जहाँ इस्लामी स्टेट है, इस्लामी कंट्रीज़ है, वहाँ पर भी गैर मुस्लिमों को उनके मजहब पर चलने की आज़ादी, उनके फैमिलीज लॉस पर चलने की आज़ादी होती है। इस्लाम का मूलभूत सिद्धांत है। तो इस्लाम कभी ये नहीं चाहता कि दूसरे मजहब वालों पर ज़बरदस्ती इस्लामी कानून थोपे जाएं। ये हमारा मतलब बेसिक हमारा मुद्दा है, और हम कभी डिमांड नहीं करते, तो हम भी ये चाहते हैं कि हमको भी हमारे जो धार्मिक लॉज हैं उस पर चलने की छूट होनी चाहिए। हमारे देश के बंधारण में ये भी लिखा गया है कि धारा 44 जो है उसको लागू करना चाहिए। जी, देखिए, देश में 2 तरह के कानून हैं। एक है हमारे मूलभूत अधिकार है ना, जैसे कलम 25, 26, 29 स्वतंत्रता का अधिकार है,
और दूसरे कानून है वो राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत है। यानी बंधारण का एक पार्ट ऐसा है कि देश में ऐसा होना चाहिए, ख्वाहिश है, मतलब उस वक्त बंधारण ने जो लिखा उसमें कि ऐसा होना है तो बेहतर है। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं, सिर्फ यूसीसी नहीं है। मिसाल के तौर पर है गौ हत्या पर पाबंदी का कानून है, हालांकि ये एक रिलीजियस बिलीफ से जुड़ा हुआ है, लेकिन मुसलमानों ने कभी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और लेकिन फिर भी सरकार ने पूरे देश में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में इसको लागू नहीं किया है। शराब पर पाबंदी है, लेकिन गुजरात, बिहार के अलावा मतलब इसमें जो राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धांत में ये भी है पूरे देश में शराब पर पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन आप देखते हो गुजरात और बिहार के अलावा कहीं पर शराब पर पाबंदी नहीं है, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि उस पर जरिए इनकम हासिल करती है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे बाल विवाह पर पाबंदी है ना, ऐसे बहुत सारे कानून हैं मतलब सरकार ने लिखे हैं। जो ये प्राथमिक शिक्षा फ्री होनी चाहिए, देश को हर आदमी को रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए। तो जो बेसिक फैसिलिटीज़ है उस पर जो सरकार को रोटी कपड़ा मकान के लिए कोशिश करनी चाहिए वो नहीं किया जा रहा है। एक ऐसी चीज़ की जा रही है कि जिससे वापस से मुसलमान आपसी कौमी मतलब जो है भेदभाव बढ़ेगा, आपस में नफरतें बढ़ेगी, किसी को ये एहसास होगा कि हमको अपने मजहब पर चलने की आज़ादी नहीं है, तो ये मुनासिब नहीं है। एक अहम सवाल ये रहेगा ताकि लोगों तक काफ़ी जो है ज़्यादा जानकारी पहुँचे कि ये यूसीसी भारत में लागू कैसे, उसकी चर्चा, इसकी बहस कब से शुरू हुई, और बंधारण जब लिखा जा रहा था तो यूसीसी को लेकर क्या कुछ वहाँ पर आवाज़ें नहीं हुई? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि यूसीसी की डिमांड कहाँ से हुई, और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सुनोगे तो बड़ा ताजुब भी होगा। बात ये थी कि 1937 के पहले भारत में एक ब्रिटिश कोर्ट ने एक फैसला दिया जो मुसलमानों की शरीयत के खिलाफ था। तो पूरे इंडिया में मुसलमानों ने इस पर हंगामा किया, विरोध किया। तो सरकार ने मुसलमानों की भावनाओं का ख्याल आदर करते हुए 1937 में एक शरीयत एप्लीकेशन एक्ट जो लागू किया। उसमें मुसलमान औरतों को विरासत में अधिकार मिला और उनको खुला लेने की भी छूट मिली। यानी तलाक, जैसे मुसलमान औरत मर्द तलाक देते हैं, ऐसे औरतें भी खुला ले सकती हैं, तो उनको खुला लेने का अधिकार मिला। जब ये बात जो बंधारण सभा में मतलब माइनॉरिटी के अधिकार के लगती कमेटी थी, उसमें ये बहस चली, तो उसमें एक ममरूता कौर उसकी मेंबर थी माइनॉरिटी के अधिकार की। उन्होंने ये बात उठाई बंधारण सभा में भी, उनकी कमेटी में भी, कि हमारी मुस्लिम औरतों को वो ऐसे अधिकार मिले हैं जो और औरतों को नहीं मिले, मतलब खुला लेने का अधिकार और संपत्ति में विरासत का अधिकार। 1956 तक भारत में हिंदू मर्द और औरत को तलाक लेने का अधिकार नहीं था, डिवोर्स लेने का अधिकार नहीं था, मर्द या औरत दोनों में से किसी को भी नहीं था। और औरतों को, हिंदू औरतों को संपत्ति में अधिकार तो बहुत लेट, बाद में 2005 में मिला है। तो ये जो अधिकार क्योंकि मुसलमान औरतों को मिला, ब्रिटिशरों ने एक्ट बनाया, तो अमृता कौर ने कहा कि ये अधिकार तो सब औरतों को मिलना चाहिए, हमारी मुस्लिम औरतें तो आगे है। तो ये जब बहस और चर्चा चल रही थी, तो इस पर बाबा साहब आम्बेडकर ने और बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि कॉमन सिविल कोड आना चाहिए, क्योंकि उनके जहन में ये भी था कि समानता अगर सब आएगी तो देश के जो SC ST OBC का तबका है उनको भी बहुत सारी जगह समानता हासिल होगी, इनके जहन में ये था। लेकिन हमारे उस वक्त जो 389 मेंबर थे बंधारण सभा में, उसमें से बहुत सारे मुस्लिम आलिम, एडवोकेट्स भी थे, उन्होंने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर इस तरह की बात अगर प्रिंसिपल के तौर पर मान ली गई, यानी एक सिद्धांत के तौर पर मान ली गई, तो मुसलमानों के क्योंकि मजहबी बिलीफ्स अलग हैं, तो हमको मजबूरन किया जा सकता है कि आप भी अपने मजहबी अकीदों के बजाय एक जनरल कोड पर अमल करें। तो हम इस पर कभी भी सिद्धांतिक तौर पर हम राजी नहीं हैं। हमको अपने मजहब को, शरीयत के जो लॉज हैं उस पर हमको चलने की आज़ादी मिलनी चाहिए। अगर और औरतों को, और धर्म मजहब के औरतों को विरासत में और खुला में, डिवोर्स में अधिकार मिलता है तो हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन सिद्धांतिक तौर पर आप समान अधिकार को नहीं एक्सेप्ट करें। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि 3.25 साल बहस के बाद भी जब कोई चीज़ तय नहीं हो पाई 389 मेंबर्स के बीच में भी, तो फिर आखिर में बंधारण में एक राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पर सिर्फ ले गया है कलम चंबाली इस पर, और उस पर भी बाबा साहब ने कहा था कि अगर भविष्य में इस पर अमल होगा तो कंपलसरी नहीं होगा, लोग चाहेंगे तो इस पर अमल कर सकते हैं और सब कम्युनिटी की राय लेकर किया जाएगा। अफसोस की बात यह है कि न राय ली जा रही है बल्कि जबरन थोपा जा रहा है। तो ये इसकी एक दिलचस्प मतलब इतिहास है कि जो शुरुआत जिसकी मुसलमान औरतों को अधिकार मिला था वहाँ से शुरू हुई थी, अब जो है मुसलमान औरतों पर और मुस्लिम समाज पर जबरन दूसरे धर्म के कानून जो है थोपे जा रहे हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि उनके जो अधिकार है वो छीने जा सकते हैं। अभी जो फिलहाल इस्लामिक लॉ के हिसाब से जो मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलते थे वो सब कुछ
छीन लिए जाएंगे ये इस बिल को लाने से? जी उसमें बात ये होगी कि अब जो नया सिनारी होगा तो मुसलमान औरतें और मुसलमान मर्द जो सब अपने मजहबी लॉज पर जो चलना चाहते हैं वो आज़ादी जो है वो छीन जाएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान और प्रॉब्लम हम पर होगा। लेकिन इसमें तो और भी जो है विरोधाभासी अगर देखा जाए इस्लाम से, जैसे कि दो से ज़्यादा शादी इस्लामिक लॉ के हिसाब से हो सकती थी, अब वो कर दिया गया कि 2 से ज़्यादा शादी तो नहीं होगी, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में आदमी जो है रह सकता है। जो हिस्सा है इन लोगों का, जो महिलाओं में जो विरासत का हिस्सा होता है, उसको लेकर भी जो है हिस्सा बढ़ा दिया गया है। ऐसा लेकिन इस्लाम के लोग के हिसाब से ये जो बीच का डिफरेंस है वो समझाइए। जी देखो, ये जो यूसीसी आने वाला है उससे क्या बड़ी इम्पैक्ट होगी वो आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या फ़र्क पड़ेगा? सबसे बड़ा फ़र्क जो मुसलमानों को पड़ेगा वो ये, शादी की उम्र मुसलमानों में ये है कि औरत और मर्द बालिग हो जाएं तो उनकी शादी हो सकती है, तो उस पर पाबंदी आ गई है। अब वो जो 18 साल की औरत और 21 साल का मर्द वही जो है शादी कर सकते हैं, ये पाबंदी आ गई। दूसरी बात ये है कि बहुपत्नी तो यानी मुस्लिम जो है पर्सनल लॉ के हिसाब से एक मर्द को 1 से ज़्यादा यानी 4 शादी करने की छूट थी, उस पर पाबंदी आ जाएगी। ये हकीकत है कि मुसलमान जो बहुपत्नीत्व में 4थे और 5वें नंबर पर है, रेशियो हाई नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो मजहब ने हमको छूट दी है या अधिकार दिया है तो वो रहना चाहिए। तीसरी बात ये कि तलाक देने की जो शरीयती का सिस्टम था, एक एक करके तलाक देने का, और वो जो प्रोसेस था तलाक में आसानी थी, वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब मुस्लिम मर्द और औरत को भी कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे जैसे और मजहब के लोग काटते हैं। और फ़र्क पड़ेगा वसीयत में, यानी विरासत में जो कानून अधिकार मिलता था मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से, वो विरासत के लॉज बदल जाएंगे और अब जो कॉमन सिविल कोड है उसके हिसाब से लागू होगा। यानी कि मर्द और औरतों का जो है वो अलग है, कॉमन हो जाएगा। जैसे मुसलमानों में ये है कि बेटे को 2 और औरतों को 1 हिस्सा ऐसे मिलता है, तो उसकी पीछे की हिकमत अलग है, मैं आपको आगे फिर इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये फ़र्क पड़ने वाला है। गोद लेने का मामला जो इस्लाम में मतलब इलीगल है, तो गोद लेने का चीज़ आ गई। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात जो है इसमें यह है कि लिव इन रिलेशनशिप हर मजहब में गलत है। बराबर शादी बगैर रहना साथ में, ये हिंदू, ईसाई, सिख सब मजहब में गलत माना जाता है। इसको सरकार ने लीगल कर दिया है, लीगल स्टेटस दे दिया है। तो ये बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं। अब इस बिल को लेकर यदि आप कोर्ट में जाते हैं तब तक इस बिल पर स्टे रहेगा या फिर ये कानून लागू ही माना जाएगा? नहीं, ये बिल मतलब अभी सरकार जैसे ही राष्ट्रपति इस पर सही करेंगे तो उसका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। ये बात ज़रूर है, उसकी डिटेल गाइडलाइंस अभी नहीं आई है तो सरकार की तरफ से आ जाएगी, लेकिन फ़ौरन उस पर जो है अमल होना शुरू हो जाएगा। इसमें मैरिज रजिस्ट्रेशन में लोग कहते हैं कि भाई मैरिज रजिस्ट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो मैरिज रजिस्ट्रार को बहुत सारे पावर्स दे दी गए है ना, जो पता चला है अभी तक। तो प्रॉब्लम ये होगा कि कोई शादी कर लेगा, उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रार अगर उसको कैंसिल कर दे तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। कोई ऑब्जेक्शन उठाए और किसी वजह से अगर मैरिज रजिस्ट्रार उस मैरिज को ख़त्म कर देता है, उस दौरान पीरियड में अगर बच्चा हो गया या कुछ और, तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है आएंगे। सरकार डिटेल अगर जब वो इसकी गाइडलाइंस बनाएगी तब उसके बारे में जो है हमको जो है ये समझ में आएगा। तो ये बहुविवाह मुस्लिम औरतों के साथ इंसाफ़ी नहीं होगी? जी हाँ, बात आपका सवाल है, बहुत सारे गैर मुस्लिम करते हैं कि जो 1 से ज़्यादा शादी का इस्लाम में अधिकार है तो क्या ये औरतों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है? मुझे बड़ा ताज्जुब होता है जब मीडिया में सवाल आता है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा औरत और मर्द को अगर वो व्यभिचार करते हैं तो उन पर कोई भी लीगल प्रोसेस करने का मना कर दिया है। यानी अगर शादीशुदा गैर शादीशुदा कोई भी व्यभिचार करता है तो उस पर कोई सज़ा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। लेकिन कोई मुसलमान मर्द ऑफिशियली कोई दूसरी या तीसरी बीवी उसको लीगल राइट्स देते के साथ बनाना चाहता है तो उस पर पाबंदी लगा दी गई। कितना अजीब व गरीब कानून है। यानी व्यभिचार तो कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफिशियली अगर दूसरी तीसरी बीवी के तौर पे उसको लाना चाहते हैं तो ये मसला हो जाएगा। ख़ास करके जो हमारी विधवा बेवा औरतें होती हैं और दूसरी ऐसी औरतें हैं जो तलाकशुदा औरतें हैं, तो अगर ये दूसरी तीसरी अगर शादी की छूट है तो वो मुस्लिम मर्द अपनी पहली बीवी के साथ विधवा और तलाकशुदा औरत को शादी करके उनका मामला सॉल्व हो सकता है, उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। तो ये बड़ा मसला खास करके विधवा और तलाकशुदा औरतों के लिए होगा। तो ये असरात जो है मतलब पड़ने वाले। कुछ लोग इल्ज़ाम है कि इस्लाम तलाक देने का सिस्टम एक तरफा और जल्दबाजी वाला है। जी हाँ, कुछ लोग देखो, एक ये जो नए कानून में जो आया है
लॉज वही है कि 1 साल तक तो कोई भी पति पत्नी, जैसा अभी शादी की उनको थोड़े वक्त में रियलाइज़ हो गया अलग होना चाहते हैं, तो नए कानून में 1 साल तक तो अलग होने का प्रावधान नहीं है। जी। और दूसरा, लोग कहते हैं कि भाई जल्दबाजी में मतलब होगा, तो दूसरी बात यह है कि अगर दो में से, इस्लाम ये कहता है कि इस्लामी मतलब सिद्धांत का रूह ये है कि अगर पति और पत्नी दो में से कोई एक भी अगर साथ में नहीं रहना चाहता तो उनको लंबे वक्त तक साथ नहीं रख सकता। मैं कई लोगों को पूछा, गैर मुस्लिमों को, कि आप बताओ अगर कोर्ट फैसला कर दे कि आप पति और पत्नी दो में से कोई एक, शौहर ये मना कर दे या तो बीवी मना कर दे मुझे इनके साथ नहीं रहना है, तो क्या दुनिया की कोई कोर्ट या दुनिया की कोई पुलिस या कोई डंडा उनको साथ में रख सकती है? बोले नहीं रख सकती। जब उनको साथ में नहीं रख सकती, दोनों के दिल अलग हो गए, तो इस्लाम कहता है कि दोनों को आज़ादी दे दो, उनको छूटा होना का आसानी होनी चाहिए। तो ये सिंपल सी बात है। तो जबरन यानी उनको साथ में रखना ये जो है अलग है। दूसरी बात है, जल्दबाजी वाला कानून इसलिए नहीं है कि इस्लाम में कानूनी तौर पर कुरान का एक तरीका है कानून इस तलाक देने का, जो एक तलाक देना है, फिर इद्दत पीरियड है, फिर इद्दत पीरियड में भी मर्द जो है रुजू कर सकता है, तो वो जो तलाक दी हुई है वो कैंसिल हो जाएगी और वो साथ में रह सकते हैं। ऐसा दूसरी बार है। फिर तीसरी बार जब वो तलाक देगा तब वो मर्द के पास इद्दत पीरियड गुजर जाने के बाद वो अधिकार नहीं रहता है, वो औरत उसके साथ नहीं रहेगी। तो एक तो इद्दत पीरियड में वो भी कर सकता है, इद्दत पीरियड गुजर जाए और दोनों अलग भी हो जाएं तो दोनों वापस से जो है निकाह करके फिर वापस शादी कर सकते हैं। तो ये दो तीन तक तलाक तक ये जो अधिकार मुस्लिम मर्द को हासिल है वो एक इतना बेहतरीन कानून है। अगर इसको डिटेल में कोई भी समझे तो समझ सकता है कि तलाक के केसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन कोई दोनों में से कोई भी अगर रहना नहीं चाहता तो उनको फिर वो आसानी भी हासिल है कि वो अलग हो सकते हैं। तलाक का फैसला यदि अगर कोर्ट लेती है तो लोगों में डर रहेगा तलाक कम हो जाएगी, डिवोर्स कम हो जाएगी। जी, कुछ लोग ये कहते हैं मतलब कि भाई तलाक का फैसला है जो कोर्ट लेनी जाए। मुझे बड़ी ताज्जुब होता है कि ऐसा अजीबोगरीब हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर 21 साल का लड़का हो और 18 साल की लड़की हो, भाग कर शादी कर लेते हैं। होता ही ऐसा, जब कोर्ट में मैटर जाती है तो जज साहब ये कहते हैं कि दोनों मैच्योर्ड हैं, मतलब दोनों समझ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का फैसला ले सकते हैं। अब यही दो लोग अगर 10 साल साथ में रहे पति पत्नी के तौर पे, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं और मान लेते हैं कि नहीं हम साथ में नहीं रह सकते, तो लोग क्या कहते हैं कि नहीं आप फैसला नहीं ले सकते। मॉडर्न सिस्टम क्या कहता है तलाक लेने का, नहीं आप डिसीजन नहीं ले सकते। अब ये जज साहब फैसला लेंगे जो दोनों की ज़िंदगी से वाकिफ नहीं है, वो फैसला लेंगे। ये कितना अजीब और रखा है। बोले आप मैच्योर्ड नहीं है, यानी जब 18 साल के और 21 साल के लड़का लड़की थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे, उनको तो कहा जाता है मैच्योर्ड है। 10 साल साथ में रहे, उनको कहा जाता है कि नहीं आप अनमैच्योर्ड, आप डिसीजन नहीं ले सकते। तो एक अजीब व गरीब बात है। मतलब जो दलील के तौर पर जो है वो कोर्ट में ये दो अलग अलग बातें, ये कोर्ट सिस्टम ये है। कोर्ट सिस्टम जो 18 और 21 साल के लड़कों को लड़की को तो मैच्योर्ड मानता है, लेकिन जब वो साथ में रहते हैं 8-10 साल और मान लेते हैं कि नहीं हमको अलग होना है, तो क्या नहीं आप नहीं डिसीजन लोगे, जज साहब लेंगे। तो ये मॉडर्न सिस्टम का बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है और इस्लाम में ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तरीका है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हिंदू मर्द औरत मर्द के लिए अगर जो तलाक का सिस्टम है वो सभी के औरतों के लिए मुफीद है। लेकिन हम किसी पर जबरन नहीं चाहते कि जबरन थोपा जाए। अगर किसी की समझ में आ जाए तो ये फॉलो करना चाहिए। मॉडर्न तलाक का सिस्टम से कोर्टों में बहुत प्रेशर बढ़ रहा है, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आपस में टकराव भी बहुत बढ़ रहा है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।